हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारत रत्न के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत रत्न से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वन डे यदि एग्जाम आपका हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको भारत रत्न के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। सारी जितने भी भारत रत्न से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन सबकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई इसके बारे में बताते हैं। तो भारत रत्न जो है वो एक भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का जो सर्वोच्च सिविलियन जो सम्मान होता है वो भारत रत्न ही है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को इसको स्थापित किया गया था। और यह जो पुरस्कार है ये जाति, चाहे वो किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यवसाय करता हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो लिंग हो, इन सबके आधार पे उनको भेदभाव नहीं किया जा सकता कि हम जब जो पुरस्कार दे रहे हैं तो इसमें इन सब आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। और भारत का संविधान भी सबको रोकता है। और उच्च स्तर की जो असाधारण सेवाएं देते हैं, भारत के लिए जो सेवाएं देते हैं उनको ये सेवा जो प्रदर्शन करते हैं या फिर सेवा देते हैं उनको ही ये प्रदान किया जाता है। भारत रत्न जो प्रदान करने की जो घोषणा है, वो जो आधिकारिक घोषणा है वो भारत के राज्य प्रपत्र में अधिसूचना जारी करके जारी की जाती है। जब तक भारत के राज्य प्रपत्र में जो भारत का गजेटेरियन होता है वो भारत के गजट में यदि ये प्रकाशित ना हो तब तक यह नहीं माना जा सकता कि किसी को भारत रत्न मिला है। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि जब 1992 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न के लिए उसके जो गजट में प्रकाशित किया गया था, और फिर 1997 ईस्वी में उनको जो अंततः कहा गया कि इनको भारत रत्न नहीं दिया जा सकता और उस प्रकाशन को रद्द कर दिया गया था। तो इसी संदर्भ में हम इसको बात करेंगे कि ये जो पुरस्कार है ये जब तक भारत के राज्य प्रपत्र में प्रकाशित ना हो तब तक इसे माना नहीं जा सकता। ठीक है। जो आरंभ में जो ये पुरस्कार था, आरंभ में जब 1954 में स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे, किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता था। तो इस पुरस्कार में कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित या फिर सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक ही ये सीमित था। अवार्ड, ये जो अवार्ड था यहाँ तक ही सीमित था। लेकिन जब दिसंबर 2011 में इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया कि मानव प्रयासों के लिए किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, मानव प्रयासों के लिए किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो भारत के लिए अच्छा काम करता है तो उसको ये शामिल पुरस्कार है जो भारत रत्न है वो दिया जाएगा। और इसी के तहत जो 2011 में ये जो शब्द जोड़ा गया मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र, इसी के तहत 2014 में आप जानते होंगे कि इसी के तहत 2014 में सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में दिया गया, जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खेल से संबंधित व्यक्ति हैं। और जो वो है वो सबसे कम उम्र के भी हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं वो सचिन तेंदुलकर ही हैं। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब यदि हम बात करें कि भारत रत्न को देने की जो प्रक्रिया है वो कैसे आरंभ होती है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किसको हमें भारत रत्न देता है, तो भारत रत्न सम्मान देने के लिए जो प्रक्रिया होते हैं वो पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। आप जानते होंगे कि भारत में 4 सर्वोच्च सम्मान है जिसमें भारत रत्न सबसे पहले आता है और उसके बाद 3 पद्म पुरस्कार हैं जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम इस वीडियो में भी कर लेंगे। बाकी इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जो भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति को नाम जो है उसको सिफारिश कर सकता है, किसको, तो वो राष्ट्रपति को, भारत का जो राष्ट्रपति है उसे इस किसी का भी नाम वो सिफारिश करता है जिसे वो उचित समझे। इसी का फायदा उठाकर जो इंदिरा गांधी थी और जो जवाहरलाल नेहरू थी उन्होंने अपने कार्यकाल में खुद को ही भारत रत्न दे दिया था। इनकी हम चर्चा करेंगे जो कि काफी विवादित विषय बना था। भारत रत्न के लिए जो है किसी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, बस जो प्रेसिडेंट को जो पीएम है वो सिफारिश कर देता है, उतना काफी होता है। और इसमें कोई भी जाति हो, पेशा हो, पद हो, लिंग हो, इसके आधार पे आप मंतर नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ये सिर्फ एक बार में सिर्फ 3 भारतीयों को ही दिया जा सकता था। ऐसा कहा गया था कि एक बार में यह एक साल में सिर्फ और सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही दिया जाएगा और यह जरूरी नहीं है कि हर साल यह पुरस्कार दिया जाए।
ठीक है। तो ये पुरस्कार हर साल नहीं दिया जाता है, जैसे पिछला पुरस्कार जो था वो 2018 में दिया गया था और अभी जो पुरस्कार है वो 2024 में इसकी घोषणा की गई है। तो ये जो पुरस्कार होता है इसमें प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति के द्वारा जो एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक जो पीतल के जो पक्ता होता है उसके आकार पर पदक जो होता है वो मिलता है। आप देखे होंगे, उसके जो पिक्चर है उसको देखा होंगे, जिसमें पुरस्कार के साथ सबसे जरूरी बात है कि आपसे सवाल हो जाए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें कितने पुरस्कार राशि मिलती है। तो इसमें पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं मिलता, ठीक है। इसमें पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं मिलता, इसको आपको याद रख लेना है। और भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो होते हैं वो यदि वरीयता क्रम में बात करें कि जो हायरार्की चलती है भारत की, कोई भी सिविलियन जो हायरार्की चलती है उसमें इसमें वरीयता क्रम में जो सातवां का ए है उसमें है, जैसे पहले पे प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे ही जो हायरार्की चलते हैं उसमें ये 7वें स्थान पे है। तो ये याद रखना है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है वो 7वें स्थान पे आते हैं। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता में यदि बात करें तो पहले प्राप्तकर्ता सी राजागोपालाचारी थे, जो कि भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे और भारतीय गणराज्य में जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और उसके बाद जो एक वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इन्हें 1954 ईस्वी में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अभी की स्थिति की बात करें तो 2024 तक कुल 53 व्यक्तियों को सम्मानित कर दिया गया है, जिसमें से 18 जो है वो मरणोपरांत है। पहले ये अवार्ड जो था वो मरणोपरांत नहीं था, इसमें मरणोपरांत कोई भी चीज नहीं जोड़ी गई थी, लेकिन 1966 में जो लाल बहादुर शास्त्री को यह अवार्ड देने के लिए इसमें संशोधन किया गया और 1966 में इसे मरणोपरांत भी दिया गया। बाकी हम जो जितने भी विवाद हैं उनकी विशेष रूप से चर्चा कर लेंगे। तो इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो सवाल हैं वो काफी बनते रहते हैं, ठीक है। तो भारत रत्न के प्राप्तकर्ताओं में यदि मूल कानून में मरणोपरांत जो पुरस्कार था वो नहीं था, लेकिन जनवरी जो 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनको सम्मानित कर लिया, इसमें संशोधन किया गया और फिर इसे मरणोपरांत दिया गया और अभी तक 18 जो व्यक्ति हैं उनको मरणोपरांत इसमें दिया गया। सचिन तेंदुलकर, मैंने बताया कि 40 वर्ष की उम्र में सबसे कम जो सबसे यंग जो है उनको ये भारत रत्न मिला है और खेल से संबंधित पहले खिलाड़ी हैं। वहीं जो डॉक्टर ढोंडो कर्वे हैं, ढोंडो केशव कर्वे, ये नाम याद रख ले, डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे, इन्हें 1958 ईस्वी में दिया गया था अवार्ड। उस समय ये 100 वर्ष के थे, तो जो 100 वर्ष के जन्मदिन पे दिया गया था, तो ये सबसे जो मतलब सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसमें कोई औपचारिक प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न के प्राप्तकर्ता जो है वो भारतीय नागरिक ही होने चाहिए, क्योंकि कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं जहां पे भारत के नागरिक नहीं होने के बावजूद भी उन्हें भारत रत्न दिया गया था। जैसे कि 1980 ईस्वी में एक प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त, प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 जो नियम होते हैं उसमें से एक नियम है कि प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो भारत की नागरिकता प्राप्त किया जाता है। तो उसी तरह से मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार और उसके बाद 1980 ईस्वी में 1 साल बाद ही इसे भारत रत्न दे दिया गया था। और इसके बाद दो गैर भारतीय जिनमें 1987 ईस्वी में पाकिस्तान के जो खान अब्दुल गफार खान थे, अब्दुल गफार खान जो है जो कि ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे, जो कि अब पाकिस्तान के वो नागरिक थे जिस समय उन्हें यह सम्मान दिया गया था। तो दूसरे व्यक्ति जो है वो खान अब्दुल गफार खान है, तो अब्दुल गफार खान आप याद रख लेंगे। और फिर 1990 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे जो नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने जो ब्लैक के लिए जो आंदोलन चलाया था, तो नेल्सन मंडेला को भी ये सम्मानित किया गया। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कौन कौन सी बातें। तो मदर टेरेसा को मिला है, मदर टेरेसा को ये सम्मान मिला है। और उसके बाद जो मदर टेरेसा है वो प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त है। और 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफार खान को मिला है और 1990 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला है उनको मिला है। तो ये याद रखना है, यहाँ से सवाल जो है वो काफी बनते हैं। राष्ट्रीय सरकार में बदलाव के दौरान अन्य व्यक्तिगत नागरिकों के साथ भारत रत्न में जुलाई 1977 से लेकर 1980 तक कुछ समय के लिए निलंबित रहा था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सवाल जो है यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी प्री में ये पूछा गया था सवाल कि भारत रत्न को जो वहाँ स्टेटमेंट वाइज दिया गया था कि भारत रत्न को 2 बार बंद किया गया था। तो हाँ, 2 बार बंद किया गया। मैं बता दूं कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार गिरी और जनता पार्टी की सरकार आ रही मोरारजी देसाई के संदर्भ में, तो जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार बनती है 1978 में। तो उसके बाद 2 वर्षों के लिए यह बंद कर दिया जाता है, लेकिन पुनः जब कांग्रेस की सरकार आती है तो उन्होंने इसे पुनः चालू कर दिया था। और उसके बाद दूसरी बार 1992 ईस्वी में कई सारे पेटिशंस जारी होते हैं, PIL कई सारे जारी किए जाते हैं कि जो आर्टिकल का 18 है,
आर्टिकल 18 भारतीय संविधान का है, जिसमें पुरस्कारों को जो मानद पद दिया जाता है उनको खत्म कर दिया गया था कि कोई भी पद नहीं, आपको पुरस्कार जो है वो एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, पद नहीं दिया जाएगा। तो उसके लेके एक संवैधानिक जो वैधता थी उसको लेकर ये चुनौती की गई। तो 92 से लेकर 92, 93 और 94 2 वर्षों के लिए ये बंद रहा था। तो फिर 95 में इसे चालू किया गया था। तो ये जो 2 बार दिया गया है, बंद किया गया है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से काफी सवाल पूछे जाते हैं। बाकी आप जानते भी होंगे कि 1992 ईस्वी में मैंने बताया भी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान करने के लिए सरकार ने फैसला लिया, लेकिन कई सारे विरोध हुए और अंततः जो था 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बोस को जो है वो ये सम्मान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्हें जो मरने की जो उनकी स्थिति है वो स्पष्टता नहीं की गई है। ठीक है। तो 2 जनवरी 1954 को सचिव के कार्यालय से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक प्रेस कॉम्युनिल की जारी किया गया, जिसमें 2 नागरिकों पुरस्कार के निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें भारत रत्न, पहला तो भारत रत्न था और दूसरा जो था वो पद्म पुरस्कार थे। देखिए, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था और 3 अन्य पद्म विभूषण जारी किए गए, जिसे पहले नाम दूसरा दिया गया था। पहले में दिया गया था कि पहला वर्ग जिसे कक्षा 1 कहते थे, दूसरा वर्ग जिसे कक्षा 2 कहते थे और तीसरा वर्ग जिसे कक्षा 3 कहते थे। तो ऐसा नाम था, लेकिन बाद में इसको नाम इसका बदलकर पद्म विभूषण को 3 अलग अलग पुरस्कारों में बदल दिया गया और इनका नाम जो था वो पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, इनका क्रम जो है वो यही है। और ये भारत रत्न के बाद ये 3 पुरस्कार आते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। इन पुरस्कारों के इतिहास में यदि बात करें तो इन पुरस्कारों को अपने इतिहास में 2 बार निलंबित किया गया है। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको कर दिया है, बाकी इसको डिटेल से नीचे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। 92 के जो PIL, उसमें कई सारे मुकदमे जारी किए गए थे, जिसमें एक जो केरल हाई कोर्ट था और दूसरा जो था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जारी किया गया था। जो मुकदमा है संवैधानिक जो वैधता है इस पे चर्चा की गई थी प्राप्तकर्ता द्वारा उपसर्ग के रूप में। ये सवाल आपको याद रखना है। उपाधियों का अंत जिसके लिए पिटीशन दायर की गई थी 92 में, आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। तो भारत रत्न को यूज कर सकता है, जैसे हमको मिला तूरी ठाकुर। तो ऐसा जो इसी को लेकर जो संवैधानिक वैधता को लेकर चर्चा की गई। और इसके बाद जो एक केस आया, जैसा कि एक 1995 में एक बाद आया था, जो बालाजी राव या फिर SP आनंद बनाम भारत संघ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के अनुसार प्राप्तकर्ता जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है या फिर भारत रत्न पुरस्कार से प्राप्तकर्ता यह इंगित करते हुए उन्हें पुरस्कार में वो लिख सकता है। और ये जो अभिव्यक्ति है इसका उपयोग कर सकता है। ये माना जाएगा कि ये जो अभिव्यक्ति है वो उपाधि नहीं है। ठीक है, ये उपाधि नहीं है और यह आर्टिकल जो 18 है उसका उल्लंघन नहीं करता है। तो कौन सी केस में किया गया, तो केस का नाम आपको याद रखना है। 1995 में कौन सा केस, तो बालाजी राघव SP आनंद बनाम भारत संघ का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया कि आप जो पुरस्कार कोई प्राप्त करता है तो वो लिख सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया या फिर भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता, ये दोनों शब्द है वो यूज कर सकता है। और यह माना जाएगा कि यह पुरस्कार जो है वो ये जो शब्द है वो आर्टिकल 18 है उसका उल्लंघन नहीं करता है, ये उपाधि नहीं है। सरकार की प्रकाशन विभाग द्वारा जो एक आधिकारिक घोषणा होती है, जब तक ये घोषणा ना हो तब तक ये जो है वो माना नहीं जाएगा कि कोई भी जो व्यक्ति है उसको भारत रत्न दिया जा रहा है। राज्य प्रपत्र में इसे पंजीकृत होना ही पड़ेगा, जब तक ये पंजीकृत नहीं होगा तब तक इसे नहीं माना जाएगा। भारत सरकार को जो शहरी विकास मंत्रालय का जो उपयोग आधिकारिक जो है वो सरकारी नोटिस के लिए किया जाता है और राज्य पत्र में प्रकाशन के बिना कोई भी पुरस्कार को नहीं माना जाएगा, आधिकारिक नहीं माना जाएगा। यही 1992 था, सुभाष चंद्र बोस था, उसके संदर्भ में यही चीजें हुई थी। यदि इसके डायमेंशन की बात करें तो 1954 में तो इसका डायमेंशन इस प्रकार से था, इसमें भारत रत्न तो जिसमें जो एक तरफ सूर्य की तरफ जो केंद्रित छवि के साथ देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न लिखा था और चांदी के गिल्ड के ऊपर किनारों पर अंकित किया गया था, जिसमें नीचे किनारे पर पुष्पांजलि सेट है और भारत के राज्य के प्रतीक को एक प्लैटिनम धातु से एक देवनागरी लिपि में भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो संस्कृत में है सत्यमेव जयते उसको लिखा गया है। बाकी इसमें कुछ संशोधन भी अगले साल ही किया गया था 1954 में, और संशोधन के बाद जो आज हम देखते हैं पीपल के पत्ते वाला वही आकार अभी दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये इसके साथ एक रिबन भी दिया जाता है। जो रिबन होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। चांदी गिल्ड सजावट के लिए जो एक रिबन दिया जाता है, ये भी यहाँ पे जो पदक के साथ जो रिबन जिसमें वो जो टांगा जाए उसके लिए एक रिबन रहता है, ये भी दिया गया है। जो पदक जो है वो कोलकाता में
अलीपुर में मिंट किया जाता है। ये याद रखना है कि पदक जो है वो कहाँ मिंट किया जाता है, तो कोलकाता का जो अलीपुर है वहीं पे मिंट किया जाता है। एक सवाल हमेशा उठते रहता है कि भारत सरकार जो है वो भारत रत्न जब देती है तो कोई भी भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है वो उसे कौन कौन सा सुविधाएं मिलती हैं, कौन कौन सी सुविधाएं उसे मिल सकती है। तो वो उसके साथ उसको एक पदक मिलता है और उस पदक और मिनिएचर मिलता है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर जो है वो एक प्रमाण पत्र मिलता है, और भारत सरकार द्वारा राज्य के भीतर यात्रा करते समय राज्य के अतिथि के रूप में उसका स्वागत किया जाएगा। ठीक है। और विदेश में भारतीय मिशन के अनुरोध किया जाने पर प्राप्तकर्ता के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। मतलब विदेश में यदि कोई मिशन है जिसमें जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय हैं उनको बुलाया जाता है तो इसमें सुविधाएं देगी भारत सरकार, इसके लिए सुविधाजनक उसे बनाएगी कि आसानी से वो वहां जा सके। भारत रत्न पाने वाले जो व्यक्ति होता है उनको रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधाएं दी जाती है। अहम सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल होने का उन्हें न्योता मिलता है, और राज्य जो सरकारें होती है वो भारत रत्न पाने वाले हस्तियों पर राज्य में सुविधाएं उपलब्ध कराई सकती है। जैसे बिहार के जो कोई व्यक्ति है उनको यदि भारत रत्न मिलता है तो बिहार सरकार अपने हिसाब से उनको कुछ छूट दे सकती है, उनको सुविधाएं प्रदान कर सकती है। वह उसको भारत जो व्यक्ति है उसे एक राजनयिक पासपोर्ट मिलने का हक होता है, जैसे भारत रत्न मिलता है उसे राजनयिक पासपोर्ट भी मिल जाता है। और भारतीय पूर्वता के आदेश में वो 7वें स्थान पे आता है, और ध्वज वाहक एयर इंडिया है, इसमें आपको रियायती किराया मिलता है। तो ये सब सुविधाएं हैं जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता को मिलता है। एक भारत रत्न प्राप्तकर्ता है उसे ये सब सुविधाएं मिलेंगी। भारत रत्न जो है वो कई सारे विवादों के घेरे में रहा, जैसा कि मैंने चर्चा की 1992 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, जब 1992 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान करने के लिए जो प्रेस विज्ञप्ति है इसमें प्रकाशित कर दिया गया था। लेकिन बाद में जो PIL दायर किया गया, उसके बाद 97 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया गया था। तो 23 जनवरी 1992 के राष्ट्रपति का जो सचिवालय था उसने सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान कर लिए कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी थी, और इस निर्णय के विरुद्ध कई सारे जन याचिका हैं वो दायर की गई थी कि जो पुरस्कार है बोस के जो मरणोपरांत उल्लेख है उसमें आपत्ति दर्ज की थी कि ये जो पुरस्कार है जो इनको दिया जा रहा है, ये पहले तो इनकी जो मरने की जो स्थिति है वो भारत सरकार ने नहीं माना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो उनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हो गई थी, ये भारत सरकार ने नहीं माना। याचिकाकर्ताओं ने, भारत सरकार ने अभी तक नहीं माना कि 1945 ईस्वी में उनकी मृत्यु को अभी तक स्वीकार नहीं किया। इस कारण से याचिकाकर्ता जो थे उसने 1956 के शाहनवाज कमेटी और 1970 के जो खोसला आयोग था इसके द्वारा यह एकत्र की गई जानकारी के आधार पर 18 अगस्त 1945 से आज तक बोस के ठिकाने को जानने का अनुरोध किया था। ये पिटिशनर जो थे उन्होंने कौन कौन सी आयोग पे, तो शाहनवाज कमेटी का आयोग गठन किया गया था, और जो 1970 में खोसला कमेटी आयोग गठन किया गया था जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो इकट्ठे कर रहे थे, जो तथ्य थे उनको इकट्ठे कर रहे थे, तो इनसे जानकारी मांगने का अनुरोध किया। और बाद में जो सुभाष चंद्र बोस के जो परिवार थे उन्होंने भी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला देने में 2 जजों की खंड जो 2 जजों की बेंच बनी थी, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भारत रत्न से संबंधित उचित नियमों के अनुसार पुरस्कार प्रदान करने के प्राप्तकर्ता का नाम भारत के राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए, और राष्ट्रपति के निर्देश के तहत बनाए गए प्राप्तकर्ता रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। ये जब तक दर्ज नहीं हुआ तब तक नहीं माना जाएगा कि किसी को भारत रत्न दिया गया है। यह ध्यान दिया गया है कि केवल प्रेस विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने राज्य प्रपत्र में नाम प्रकाशित और राष्ट्रपति द्वारा जो प्रमाण पत्र है उसको प्रकाशित किए बिना रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं किया है, तो तब तक जो इस जो कार्य है उसमें आगे नहीं बढ़ा, तो तब तक नहीं माना जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस की जो भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जब तक वो रजिस्टर में नाम नहीं हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो प्रपत्रकर्ता रजिस्टर होता है उसमें नाम जब तक दर्ज नहीं होगा तब तक नहीं कहा जा सकता कि किसी को भारत रत्न मिला है। तो इसी संदर्भ में जब 4 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि चूंकि पुरस्कार आधिकारिक तौर पर प्रदान नहीं किया गया था इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता, और यह घोषणा की गई कि जो प्रेस विज्ञप्ति है वो रद्द माना जाएगा, क्योंकि अदालत ने बोस को मरणोपरांत उल्लेख पर कोई भी निर्णय देने से इनकार कर दिया था कि ये जीवित है कि मृत्यु
मृत्यु है, इनको कब मृत्यु हुई, इन सब के संदर्भ में कोर्ट ने कोई भी निर्णय देने से इनकार कर दिया था, जिस कारण से जो प्रेस छपा था, प्रेस विज्ञप्ति जो छपी थी उसको कैंसिल बस कर दिया गया था, और जो इनकी आधिकारिक जो घोषणा नहीं हुई थी, जिस कारण ये नहीं माना जाएगा कि किसी को भारत रत्न जो इनको दिया गया था और इसको कैंसिल कर दिया गया, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इनको बस जो आधिकारिक जो प्रेस विज्ञप्ति थी उसको बस कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, और ये दूसरा जो पिटीशन आया था कि वे टाइटल है कि नहीं, ये उपाधि का अंत है कि नहीं। 1818 आर्टिकल जो 18 होता है वो उपाधियों का अंत कहता है, तो आर्टिकल उपाधियों का अंत कहता है। तो बाद में 1992 में ईस्वी में 2 पिटिशनर हुए, उच्च न्यायालय में 2 जनहित याचिकाएं जारी हुई, जिसमें 13 फरवरी 1992 को केरल उच्च न्यायालय और दूसरी जो याचिका है वो 24 अगस्त 1992 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जारी की गई। दोनों याचिकाओं ने संविधान के अनुच्छेद 218A है, इसकी व्याख्या के अनुसार नागरिकों को टाइटल होने पर सवाल उठाया कि ये जो पुरस्कार है ये टाइटल है, एक उपाधि है। तो उपाधियों का अंत कहता है भारतीय संविधान, कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 कि भारत सरकार जो है वो कोई भी उपाधि नहीं देगा, उपाधियों का अंत करेगा। तो ये आखिर भारत सरकार कैसे दे रही है, इसी पे सवाल उठाएगा। तो 25 अगस्त 1992 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि सभी नागरिक पुरस्कारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। 1992 में निलंबित कर दिया गया, वहां पे कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया गया था कि ये जो उपाधि नहीं है। लेकिन ये जब बंद किया गया 92 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट था, वहां पे एक जो बेंच बना, 5 जजों की एक खंडपीठ बनी, एक बेंच बना, जिसमें पुरस्कारों को बहाल किया गया और 15/1995 को फैसला सुनाया गया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो है वो संविधान अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि नहीं है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से MCQ काफी पूछा जाता है कि ये उपाधि नहीं है। यदि विवादों में बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये हमेशा राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है। आज भी आप देख सकते हो कि 2024 में जब ये पुरस्कार मिला है तो ये राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है। 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। सबसे बड़ी बात यही है कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि ये केवल और केवल 3 व्यक्तियों को मिलेगा, लेकिन क्योंकि सरकार के पास बहुमत है तो ये कुछ भी कर सकती है संवैधानिक दायरे में रहकर। ठीक है, तो इन्होंने 5 पुरस्कारों की घोषणा की है। तो मेरे हिसाब से तो ये बस चुनावी मुद्दा है, इनको जो है वो वोटर है उनको साधने के लिए जो है वो भारत रत्न, इतने ज़्यादा भारत रत्नों की घोषणा की गई है। तो इसी संदर्भ में जो राव जी थे, जो तेंदुलकर थे, उनको लेकर कई सारे जो है वो पिटीशन है वो दायर किए गए थे कि ये जो दी जा रही है, जो अवार्ड दिया जा रहा है इन दोनों को, ये राजनीति है। जो राजनीति उस समय की जो वोटर थे उनको लाभान्वित करने के लिए ये दिया जा रहा है। सबसे बड़ी जो बात आती है इसमें, इसके विरोध में सबसे बड़ी जो बात आती है कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जो थे वो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे जब ये स्वयं भारत के प्रधानमंत्री थे। और आपने देखा कि जो अवार्ड है उसको कौन चुनता है, अवार्ड जो है वो कौन चुनता है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर रहा है कि हम जो है वो इसको भारत रत्न देना चाहते हैं। तो सुनिए, सोचिए कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है और उन्होंने कहा कि दुनिया भारत में मेरे से अच्छा कार्य करने वाला कोई आदमी नहीं है और मुझे ही भारत रत्न मिलना चाहिए। इसी तरह से इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री होते हुए राष्ट्रपति से सिफारिश की थी कि हमने इतना अच्छा कार्य किया है कि हमें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी विवादित थी कि 2 प्रधानमंत्री खुद के लिए ही राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि हमें जो है वो अवार्ड मिलना चाहिए, और उनको अवार्ड मिला था। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे के कामराज, उनको भी मरणोपरांत जो पुरस्कार है वो दिया गया था। तो ये सारे जो है वो राजनीति के चलते ये जो घेरे में रहा। और इस बार भी जो ये भी अभी जो दिया गया है पुरस्कार, अभी जो दिया, मैं ये PDF दे दूंगा तो आप सब पढ़ लोगे। और अभी भी जो पुरस्कार दिया गया है, मैं यदि बता दूं कि 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव जैसे देख रहे हैं कि आप तीन महीना क्या बोलूं, 1 महीने के अंदर इसकी घोषणा हो जानी चाहिए। अप्रैल मई के आसपास जो चुनाव होगा, तो उससे पहले 5 व्यक्तियों को देना, जो कि सामान्यतः भारत सरकार के जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि भारत सरकार जो है वो घोषणा करती है कि किसी भी साल 3 व्यक्तियों से अधिक को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इस बार 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। तो ये कहाँ तक संभव है? तो ये विचारणीय प्रश्न है कि किस तरह से जो अभी तो भारत सरकार जो है वो दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर संशोधन कर रही है, लेकिन
ये राजनीति के रूप में किसी चीज को यूज करना ये कदापि उचित नहीं होता है। तो 3 व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन इस बार 5 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। तो ये आपके विषय पे आपका जो सोच है उस पे निर्भर करता है कि आप इस जो निर्णय है उसको कैसे देखते हैं कि ये चुनाव के रूप में, जो चुनावी मुद्दा के रूप में पुरस्कारों को यूज किया जा सकता है या नहीं। जो अभी की स्थितियां हैं उसके हिसाब से तो यही लग रही है कि चुनाव के लिए जो पुरस्कार है उनको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है विकिपीडिया से जो जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उनको फोटो के साथ उनका डिस्क्रिप्शन सारी चीजें दी गई है। तो यहाँ पे सबसे अधिक ये आप याद रखो कि नेचुरल सिटीजन जो है वो रेसिपिएंट 1 है, मदर टेरेसा, ये मैंने बात कर दी। नॉन सिटीजनल रेसिपिएंट तो 2 हैं जिसमें स्टार लगा हुआ रहेगा, एक खान अब्दुल गफार खान है और दूसरा जो है वो नेल्सन मंडेला है, ये याद रखें। और ये जो यदि किसी में हच लगा हुआ रहेगा, किसी में हच यदि लगा हुआ रहेगा तो वो पोस्टह्यूमस है, मतलब कि वो मरणोपरांत है और जिनकी संख्या अभी तक 18 है। तो इनको मैंने पूरा का पूरा लाइन वाइज लाइन उनके जो डिटेल्स हैं जैसा विकिपीडिया में दिया गया था उनको मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे जो कि तमिलनाडु से थे, और सी राजगोपालाचारी जो थे इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे। तो इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या क्या थे, कौन कौन मिनिस्ट्री इनके साथ थी, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये आपको एक्सप्लेन जो यहाँ से अब यदि आप पढ़ते हो, फोटो के साथ पढ़ते हो तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। दूसरे जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी तमिलनाडु से थे और इनका जो जीवन काल था वो इस तरह से था। और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह सके हैं 52 से 62 तक के बीच में। और टीचर्स डे जो है वो 5 जो सितंबर को मनाया जाता है, टीचर्स डे, वो इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। उसके बाद सीवी रमन थे, सीवी रमन भी तमिलनाडु के थे। तो सीवी रमन जो थे वो फिजिसिस्ट थे और इन्होंने जो रमन इफेक्ट है, रमन का जो स्कैटरिंग इफेक्ट है रमन, वो उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी फिजिक्स में 1930 ईस्वी में दिया गया था और भारत रत्न 1955 ईस्वी में दिया गया था, ये 1954 ईस्वी में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। तो 1954 में इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था और तीनों के तीनों कहाँ से थे, तो तीनों का तीनों तमिलनाडु से थे। तो ये भी सवाल हो सकता है कि ऐसा पूछा जाए क्योंकि ये अच्छा फैक्ट है। उसी तरह से 1955 में फिर से 3 व्यक्तियों को जो है पुरस्कार दिया गया था। 1955 में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला, जैसा कि आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के जो भगवान दास थे, एम.एन. विश्वेश्वरैया थे और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे, इनको पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे सारे जो पुरस्कार हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था, तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन्हें 1962 में मिला था। ठीक है, तो ये राजेंद्र प्रसाद है, इनके बारे में याद रखना है। जो जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल जो है वो यहाँ से हो सकता है कि पूछा जाए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री पोस्टह्यूमस पहला हो जाएंगे, जो मरणोपरांत मिला है वो पहला मिला है इन्हें 1966 ईस्वी में। जो मूलतः जो था इसमें मरणोपरांत नहीं था, लेकिन बाद में 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार देने के लिए इसमें मरणोपरांत जो शब्द था वो जोड़ा गया। उसके बाद इंदिरा गांधी को मिला जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद वी गिरी को मिला, उड़ीसा से संबंधित है। के कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, इन्हें 1976 ईस्वी में मिला। उसके बाद मदर टेरेसा जो थे, मदर टेरेसा आप देखते रहे ये प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त है, या प्लस जो लगा हुआ है ये वेस्ट बंगाल से उस समय संबंधित थी, लेकिन ये मैसेडोनिया की मूलतः जो निवासी थी वो मैसेडोनिया की थी, मदर टेरेसा थी। ठीक है, तो मदर टेरेसा मैसेडोनिया की थी, ये आपको याद रखना। और जो मदर टेरेसा थे उन्हें 1979 में जो पद्म बोल रहा हूँ, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था पीस के लिए, शांति के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। उसके बाद विनोबा भावे हैं, विनोबा भावे जो पहले सत्याग्रही थे और भूमि आंदोलन भी उन्होंने चलाया था, उन्हें 1983 ईस्वी में। उसके बाद मैंने बताया था खान अब्दुल गफार खान पाकिस्तान के थे, देखिए स्टार लगा हुआ है, इन्हें भी 1987 में मिला था, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यदि बात करें तो जो एम जी रामचंद्रन है, उसके बाद बीबी अम्बेडकर आपको याद रखना है। 1990 ईस्वी में जो भीमराव अम्बेडकर है उनको मिला था, वो भी पोस्टह्यूमस मिला था क्योंकि इनकी मृत्यु तो 54 में ही हो गई थी, तो भीमराव अम्बेडकर आपको याद रखना है। उसके बाद नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, तो ये साउथ अफ्रीका थे, ये आपको याद रखना है, नेल्सन मंडेला। फिर राजीव गांधी आ जाते हैं, फिर वल्लभ भाई पटेल आ जाते हैं, मोरारजी देसाई आ जाते हैं गुजरात के। उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद, ये अब्दुल कलाम नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद है जो कि वेस्ट बंगाल से संबंधित है। ये जो शिक्षा मंत्री थे, जो नेशनल एजुकेशन डे है 11 नवंबर को ये यहीं से मनाया जाता है, इन्हीं के जो जन्मदिन है उस पर मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को, यह आपको याद रखना है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उसके बाद आता है JRD टाटा,
जो टाटा हैं उनके उन पे, और उसके बाद सत्यजीत रे फिल्म से संबंधित थे, ये फिल्म डायरेक्टर थे, तो ये भी आपको हो सकता है आप याद रख लें, फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे आपको याद रख लेना है। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा है, गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद अरुणा असफ अली है, अरुणा असफ अली, इन्हें भी पोस्टथ्यूमस ही मिला है। एपीजे अब्दुल कलाम है, इन्हें 1997 मिला है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में डेट याद रख लें, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो 1997 में इन्हें मिला था, तो ये डेट पूछी जा सकती है। एम एस सुब्बालक्ष्मी है, ये एम एस सुब्बालक्ष्मी है जो कार्नेटिक जो वोकलिस्ट है, जो कार्नेटिक संगीत होता है उससे संबंधित है, कार्नेटिक जो क्लासिकल वोकलिस्ट है वो इन्हें उससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम यहाँ से सवाल आ सकता है, इनका जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शुभारमन है, जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण को 99 में मिला था, ये आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण जो जेपी आंदोलन चला था बिहार में, तो जयप्रकाश नारायण को 99 में मिला था, ये आपको याद रखना है। और इन्हें रामन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, इन्हें रामन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद अमर्त्य सेन है, उन्हें भी इकोनॉमिक्स के लिए मिला था 1999 में, अमर्त्य सेन है ये भी, उन्हें नोबेल प्राइज भी इकोनॉमिक्स में मिला था 1998 ईस्वी में, जो सोशल इकोनॉमी होती है उन्हें, कल्याणकारी जो इकोनॉमी होते हैं उनके लिए इन्हें मिला था। उसके बाद गोपीनाथ बोरदोलोई हैं, उसके बाद रविशंकर हैं जो कि एक म्यूजिशियन है। उसके बाद लता मंगेशकर को 2001 में मिला था, ये आप याद रख सकते हो। बिस्मिल्लाह खां को उस समय मिला था, और भीम सिंह जोशी है उनको भी ये मिला था। तो ये जो उस समय तीनों के तीनों जो मिले थे 2001 में दोनों को मिला था वो संगीत से संबंधित, 2009 में जो मिला था वो भी संगीत से संबंधित, 2009 में केवल एक ही व्यक्ति को मिला था वो भी संगीत से संबंधित है, हिंदुस्तानी जो क्लासिकल था उससे संबंधित है। उसके बाद CRN रॉ को मिला था, और सचिन तेंदुलकर को मिला था 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था, और CNR रॉ को मिला था, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला था, मदन मोहन मालवीय के साथ उन्हें पुरस्कार ये मिला था। उसके बाद 2019 में प्रणब मुखर्जी को अवार्ड मिला था, और उसके साथ भूपेन हजारिका को अवार्ड मिला था, और भूपेन हजारिका जो है वो म्यूजिशियन है, कला से संबंधित है और असमिया लैंग्वेज के हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नानाजी देशमुख है, उन्हें भी इसी समय मिला था। और अभी 24 में यदि बात करें लेटेस्ट जो है वो 24 में कर्पूरी ठाकुर को मिला है, जो बिहार से संबंधित है, पोस्टथ्यूमस इनको मिला है, ठीक है। और ये बिहार के 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, ये आपको याद रखना है। और जो 1978 में इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन पॉलिसी इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब, 1978 में जो स्टेट पॉलिसी जो जॉब मिला था ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो मिला था उसे इन्होंने स्टेट में लागू किया था कर्पूरी ठाकुर ने, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद LK आडवाणी को मिला था, LK आडवाणी जो लाल कृष्ण आडवाणी है उनको मिला था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2002 से 2004 तक रह चुके हैं। और ये जनता पार्टी से, जो भारतीय जनता पार्टी है उससे संबंधित है। और जो PV नरसिम्हा राव है उन्हें मिला था, PV नरसिम्हा राव तेलंगाना से संबंधित है, और ये साउथ इंडिया के हैं, ठीक है। PV नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 9th प्राइम मिनिस्टर ये रहे हैं 1991 से लेकर 1996 के बीच, और ये साउथ इंडिया से संबंधित है, ठीक है, ये साउथ इंडिया से संबंधित है। और जो LPG लगा था, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये PV नरसिम्हा के संदर्भ में ही लगा था, समय में ही लगा था। और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, तो उस समय वित्त मंत्री जो मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी पोस्टथ्यूमस ही मिला है, तो पोस्टथ्यूमस चौधरी चरण सिंह को मिला। ये भी भारत के जो 5th प्राइम मिनिस्टर थे 1979 से 1980 के बीच है, और ये किसान से संबंधित है, ठीक है, ये किसान से संबंधित आपको याद रखना है। तो ये जो जितने भी अवार्ड मिले थे उन सबको हमने डिटेल से चेक किया, और इस बार 3 को पोस्टथ्यूमस मिला है, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह हो गए। उसके बाद जो अभी इसमें एक और ऐड किया जाएगा, पोस्टथ्यूमस 4 को मिला है MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन जो ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है उन्हें भी मिला है इस बार पोस्टथ्यूमस, क्योंकि इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई थी, तो MS स्वामीनाथन को पोस्टथ्यूमस मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला, उसके बाद PV नरसिम्हा राव को मिला और कर्पूरी ठाकुर को मिला। तो 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। तो ये टोटल के टोटल जितने भी अवार्ड थे उनको पिक्चर के साथ मैंने लगा दिया है, जिससे आपको याद करने में इनको आसानी होगी। तो ये वीडियो था जिसमें हमने पूरा का पूरा जो भारत रत्न है उसको डिस्कस कर लिया। ये जो PDF है, इस वीडियो का यदि आपको PDF चाहिए तो अब इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से आप उसको लिंक को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं PDF है इसका शेयर कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।